बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक नया मॉडल पढ़ना शुरू किया था विच वाज अ क्लासिफिकेशन मॉडल एंड इट्स कॉल्ड द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसके अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन को लेकर विच इज़ अ लीनियर फंक्शन उसको एक नॉन लीनियर फंक्शन में से पास किया, यानी सेगमॉइड में से उसको पास किया। इस सेगमॉइड को इस केस में इस किस्म के नॉन लीनियर फंक्शन को हम एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं। सो वी पास द लीनियर फंक्शन or the output of a linear function through a non-linear activation function, and as a result हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो इस फॉर्म में आ गई कि एक तो वो लीगल प्रोबेबिलिटीज़ बन गई और दूसरी चीज़ कि जो चीज़ें डिसीजन बाउंड्री के पास पास थी वो लीनियरली मैप्ड रहीं और उससे दूर वाली चीज़ें जो हैं वो थॉरली कंप्रेस हो गई टूवर्ड्स एन आउटपुट ऑफ अ ज़ीरो और अ वन। आज इसी की बेस के ऊपर हम ये देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की डिसीजन बाउंड्री किस तरह से बनती है, यानी द बाउंड्री बिटवीन द पॉजिटिव एग्जांपल्स एंड द नेगेटिव एग्जांपल्स। आपको KNN के केस में याद होगा, वहाँ पे आपने वॉरेनॉय टेसलेशंस के थ्रू डिसीजन बाउंड्रीज देखी थी, एंड इन केस ऑफ KNN दोज वर नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज। इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन दीज आर लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से बनती हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ डू यू एक्चुअली विजुअलाइज दैम। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है मशीन लर्निंग के अंदर के बहुत से स्टूडेंट्स जो ये समझ भी लेते हैं कि डिसीजन बाउंड्री लीनियर होती है और नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जांपल्स के बीच में होती है, वो भी उसको सही अंदाज में विजुअलाइज नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली इसमें सिग्मॉइड कहाँ पर है, इस डिसीजन बाउंड्री के अंदर किस जगह पे सिग्मॉइड नज़र आ रहा है। तो वो वाला मामला मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ विजुअलाइजेशंस के थ्रू आपके जहनों में कुछ आपको इमेजरीज इस तरह की दे जाऊँ, कुछ ऐसी विजुअलाइजेशंस दे जाऊँ कि जिससे आप आगे जाकर जब इवन न्यूरल नेट्स में आएंगे तो अपनी डिसीजन बाउंड्रीज को राइटली विजुअलाइज कर सकें, उन सर्फेसेस को विजुअलाइज कर सकें जिनके ऊपर जिनसे आपकी डिसीजन बाउंड्री जो है वो वजूद में आ रही है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अगर आपको हमारी डिस्कशन याद हो पिछली क्लास की, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे। हमने ये कहा था कि द z इज इक्वल टू थीटा ट्रांसपोज x इज़ द लीनियर फंक्शन, जो कि हम लीनियर रिग्रेशन के अंदर देखते आए थे। वी पास दिस फंक्शन थ्रू दिस नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन द सिग्मॉइड, और इसके अंदर हमने z को पास किया एंड एज अ रिजल्ट वी गॉट आर हाइपोथेसिस h ऑफ x। और वो h ऑफ x अब इस अंदाज में प्लॉट हुई हुई है जिस अंदाज में हम लेफ्ट साइड के ऊपर इसको देख रहे हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ मैपिंग फ्रॉम द z डोमेन to the non-linear mapping in the sigma z domain। और इस सिग्मा जी की मैपिंग के अंदर जो चंद चीज़ें नोट करने की हैं वो ये हैं कि एक तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में सारी वैल्यूज़ को स्क्विश कर देता है, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ वैल्यू स्मॉलर देन 0 और ग्रेटर देन 1, विच मेक्स इट आइडियल फॉर बीइंग अ प्रोबेबिलिटी। एंड देन सेकेंडली इसकी जो खूबी है वो ये है कि क्लोज टू द डिसीजन बाउंड्री, जिसको हमने ये कहा था कि हम डिसीजन बाउंड्री को जो है वो इस पॉइंट पर ले लेंगे, यानी डिसीजन बाउंड्री से यहाँ मेरा दो अंदाज से मेरा मतलब है, यानी एक मेरा मतलब है ऑन द जी डोमेन जहाँ पे हम ये 0 के ऊपर ले रहे हैं, और दूसरा मेरा मतलब है सिग्मा जी डोमेन जिसमें हमने कहा था कि हम 0.5 के ऊपर कट ऑफ लगा देंगे कि अगर हमारी आउटपुट 0.5 से बड़ी आ रही है तो दैट मीन्स कि द पॉजिटिव क्लास इज ट्रू, और अगर उससे छोटी आ रही है तो दैट मीन्स द नेगेटिव क्लास इज ट्रू। ये लास्ट टाइम ने बात की थी कि इफ़ द सिग्मा जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, और ये हमने बाय कन्वेंशन किया था, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो y है वो इक्वल टू 1 है। और इसका ही साथ साथ ये भी मतलब है व्हेन वी से सिग्मा z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 दैट मींस थीटा ट्रांसपोज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 फॉर वैल्यूज ऑफ z which are greater than 0. And similarly, if it is less than 0.5, meaning theta transpose x is less than 0, then we're gonna say कि आप predict करें y is equal to 0। यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कीजिए कि जो भी पॉइंट्स आपकी डिसीजन बाउंड्री के करीब हैं, सो सपोज आई एज्यूम पॉइंट्स हियर, उनके केस में जो आंसर्स आपके पास आ रहे हैं यू कैन सी कि इनकी बहुत स्मॉल जो है वो इस किस्म की चीज़ों की जो बहुत स्मॉल वैल्यूज़ होंगी, लाइक दिस वुड बी 0.55 और समथिंग, अ पॉइंट हियर वुड बी 0.5251 और समथिंग। तो ये जितने भी पॉइंट्स अगर मैं यहाँ तक फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लूँ और इस साइड पर भी मैं तकरीबन कोई आई डोंट नो यहाँ तक एज्यूम कर लूँ, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स विच आर क्लोज टू द डिसीजन बाउंड्री, इनके केस में हमारे पास छोटी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं। लाइक दिस इज गोइंग फ्रॉम लाइक 0.5 टू 0.9 और नीचे की साइड पर 0.5 से 0.1, ये छोटी प्रोबेबिलिटीज हैं। यानी कि बाय छोटी प्रोबेबिलिटीज आई मीन दैट वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ आर आउटकम्स, वी आर नॉट वेरी श्योर कि हमारा जो है वो रिजल्ट, ऑल्दो कि हम y इक्वल टू 1 प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट आगे जाकर हम कहीं अगर इन एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज को यूज करेंगे तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होगा। लाइक फॉर दीज वैल्यूज and beyond, and for these values and beyond, we are very sure
our outputs are very close to being 0 here and very close to being 1 here. We're very sure. But things which are closer टू द डिसीजन बाउंड्री, उसके बारे में हम इतने श्योर नहीं होते, बिकॉज ये वो पॉइंट्स हैं जो कि डिसीजन बाउंड्री की थोड़ी सी मूवमेंट से एक क्लास से दूसरी क्लास में जा सकते हैं. तो लिहाजा इनके केस में जो हमारा प्रोबेबिलिटी डोमेन में आंसर आ रहा है वो भी उस अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल थिंग्स, अगर आप यहाँ से चलना शुरू करें इस डायरेक्शन में, तो यू सी लाइक 0.5, 0.6, 0.7 और यहाँ तक आते आते 0.9, विच इज़ रिलेटिवली मच मोर कॉन्फिडेंट. इस डायरेक्शन में अगर हम चलना शुरू करें तो 0.4, 0.3, 0.2 एंड देन ऑब्वियसली 0.1 के करीब जाकर यू कैन से नाउ वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन आवर आउटकम कि हम जो y इज इक्वल टू 0 कह रहे हैं हम उसके बारे में कितने श्योर हैं, राइट. सो इस साइड पर y इज इक्वल टू 0 प्रेडिक्ट हो रहा है और इस साइड पर y इज इक्वल टू 1 प्रेडिक्ट हो रहा है. ये चीज़ हम ऑलरेडी देखा है. तो ये थोड़ा सा जस्ट एनालिसिस था कि आपके जहन में सेगमॉइड का ये खूबी आ जाए कि इट्स नॉट अ लीनियर फंक्शन, इट इज स्क्विशिंग थिंग्स between 0 and 1 but not linearly. It is squishing them in a way कि ये दोनों साइड के ऊपर things which are far away from the decision boundary उनको close to extremes ले जा रहा है, close to 1, close to 0 ले जा रहा है. लेकिन things which are closer to the decision boundary उनको वो almost linearly deal कर रहा है, and you can see कि इसका behavior close to the decision boundary जो है वो linear है. अब हम कुछ एक दो examples करते हैं and then we'll come to the actual visualizations. So let's look at this concrete example. यहाँ पे हमारे पास दो features हैं and notice कि यहाँ पे अब output जो आपकी है वो नहीं लिखी हुई. So these are just features x1 and x2 और ये किस क्लास से इनकी ट्रुथ वैल्यू बिलोंग करती है वो हमने सिंबल्स चेंज करके यहाँ पर यूज़ किया. तो अब इस चीज़ का अपने आप को ज़रा आदी कर लें. आप इससे पहले जो ग्राफ्स देखते आए हैं, क्योंकि वो रिग्रेशन के वक्त से हम निकल कर आ रहे थे क्लासिफिकेशन में, तो पिछले ग्राफ्स के अंदर ऑल्दो कि जब हम KNN पढ़ रहे थे तो हम यही वाले ग्राफ्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने अब तक जो पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर किया है वो लीनियर रिग्रेशन था. तो लिहाजा एक साइड पे आपका आउटकम वेरिएबल होता था और एक एक्सिस के ऊपर हमारे फीचर्स होते थे. तो आई जस्ट नोटिस कि यहाँ पे दोनों एक्सिस के ऊपर आपके जो हैं ये फीचर्स हैं. सो दिस इज योर फीचर x1 एंड दिस इज योर फीचर x2 और जो इसकी सही क्लास है वो इनके सिंबल से इंडिकेट हो रही है. सो देयर इज अ क्लास रेड crosses and there is a class of these black circles. ठीक है, तो ये दो क्लासेस हैं. एंड नाउ वी वांट टू फिट अ डिसीजन बाउंड्री बिटवीन दीज टू. हम जब ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर आएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के तो देखेंगे कि वो हम बाउंड्री फिट किस तरह से करते हैं. एट दिस पॉइंट विल जस्ट एज्यूम कि वो बाउंड्री फिट हो चुकी है एंड विल जस्ट सी कि उस बाउंड्री के होते हुए हम अपने डिसीजंस किस तरह कर रहे होते हैं. सो दिस फॉर एग्जांपल इज वन ऑफ द डिसीजन बाउंड्रीज विच आई हैव फिटेड बिटवीन दीज टू. अब यहाँ पर पहली बात आप ये नोट करें कि ये यूनिक नहीं है. सो देयर इज नो सिंगल यूनिक डिसीजन बाउंड्री जो इनके बीच में हो बेस्ड ऑन हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क्स. There could be in fact infinite lines, infinite decision boundaries, infinite hyperplanes that we can fit between these examples. और ये वो मौजू है जो जिसको हम आगे जाकर जब परसेप्ट्रॉन पे आएंगे फिर डिस्कस करेंगे, और परसेप्ट्रॉन के बाद फिर जब हम सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफिकेशंस पे जाएंगे, SVM क्लासिफिकेशन SVM मॉडल्स के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से ये नॉन यूनिकनेस को यूनिकनेस में लाने से हमें फ़ायदे हो सकते हैं. कि आउट ऑफ दीज इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज ऑफ डिसीजन बाउंड्रीज बिटवीन दीज टू क्लासेस मे बी one of them is best or as compared to everyone else, या a subset of them are better as compared to others. ठीक है, तो ये हम वहाँ देखेंगे. फिलहाल अभी हम ये कह रहे हैं कि ये डिसीजन बाउंड्रीज जो हैं वो यूनिक नहीं हैं, ये इन्फिनिट डिसीजन बाउंड्रीज हो सकती हैं जो इसके बीच में लाइन लगाई जा सकती है. जैसे ये लाइन लगी हुई है, दे कुड बी अ लाइन लाइक दिस, दे कुड बी अ लाइन लाइक दिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कोई और लाइन भी है जो इनके बीच में फिट की जा सकती है. अच्छा जनाब, सो लेट्स एज्यूम कि यहाँ मेरी जो हाइपोथेसिस है जिसकी मैंने ये लाइन फिट की है, इट इज़ बेस्ड ऑन दीज टू फीचर्स x1 एंड x2. बाय द वे इसको हम 2D के ऊपर देख रहे हैं और तीसरी डायमेंशन नहीं बना रहे, इस वजह से आपको यहाँ सरफेस नहीं नज़र आ रही है, आपको यहाँ पर सिंपल एक लाइन नज़र आ रही है. सो योर टू फीचर्स x1 एंड x2 उनके बीच में डिसीजन बाउंड्री. एंड लेट्स एज्यूम जब ट्रेनिंग हमने कर ली तो हमारा जो थीटा का वेक्टर है वो -3 1 1 आ गया. देयरफॉर नाउ वी कैन से दैट वी विल प्रेडिक्ट y इज इक्वल टू 1 इफ, अब मैंने इन वैल्यूज को प्लग इन किया, -3 प्लस x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एंड जो है आपकी जो डिसीजन बाउंड्री है वो फिर इस केस में रिप्रेजेंट करने लगेगी इस फंक्शन को, राइट. आई जस्ट मूव द 3 टू द अदर साइड एंड दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द प्लॉट जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है. ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसका इंटरसेप्ट जो है वो 3 के ऊपर हो रहा है और x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो ये दोनों साइड के ऊपर 3 के ऊपर जाकर इन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. सिमिलरली आपकी डिसीजन बाउंड्री खुद, इफ देयर इज अ पॉइंट ऑन द डिसीजन बाउंड्री, that point would basically be represented by x1 plus x2 equals to 3. So that means कि सारा कुछ जो इस साइड के ऊपर है x1 plus x2
ग्रेटर देन 3 है, और जो सारा कुछ इस साइड के ऊपर है, यानी जो जो सब कुछ यहाँ पर है, वो x1 प्लस x2 लेस देन 3 को शो कर रहा है। ठीक है, यानी इन अदर वर्ड्स मैं इसको पूरे को अगर लिखता तो मैं इसके अंदाज में भी लिख सकता था कि -3 प्लस x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ग्रेटर देन 0 एक साइड पर है, लेस देन 0 दूसरी साइड के ऊपर है, और इक्वल टू 0 उस लाइन के ऊपर है। ठीक है, सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर, एंड आई होप दिस इज बिकमिंग क्लियर टू यू। अच्छा, और यहीं से इसी एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए मैं चाहूँगा कि मैं एक आपके जहन में विजुअलाइजेशन इन्हीं वीडियोस में मैंने मुकम्मल करनी है, उसको प्लांट करना एटलीस्ट शुरू कर दूँ। देखें, ये डिसीजन बाउंड्री तो हमें नज़र आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास के बीच में। ये भी समझ में आ रहा है कि जो x वाली साइड है वो पॉजिटिव साइड है, और जो 0 वाली साइड है, जो सर्कल्स वाली साइड है, वो हमारी साइड है जहाँ पे हम 0 प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक साइड पे हम y इक्वल टू 1 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सो इस साइड के ऊपर वी आर प्रेडिक्टिंग, let me just write it here, y is equal to 1, और इस साइड के ऊपर we are predicting y is equal to 0. But now where is the sigmoid here? ये तो सीधी सीधी डिसीजन बाउंड्री बन गई, और ये तो हमने खाली h of x की वैल्यूज देखनी कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, जो अगर आपको याद हो हमने ये कहा था कि आपका z यानी कि h थीटा ऑफ x का प्लॉट इस साइड के ऊपर है, एंड योर सिग्मॉइड इज समवेयर हियर, एंड योर 0.5 लाइन इज हियर। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो दिस बिकम समथिंग लाइक दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर 0.5। तो हम ये अभी तो हमने सिर्फ इतनी बात की है कि when this h theta of x is greater than 0, यानी ये इस साइड greater than equal to 0, and the h theta of x मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, is less than 0, तो हमने दो साइड्स डिफाइन कर ली हैं कि हम जो है वो y is equal to 1 प्रेडिक्ट कर रहे होंगे इस साइड के ऊपर, और y is equal to 0 प्रेडिक्ट कर रहे होंगे इस साइड के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ तो हमने अभी तक हमने इतनी बात की है, और इसी बेस के ऊपर ये ऊपर का हमने सारा डिसीजन बाउंड्री और ये सब कुछ देखा है। और एक्चुअली दी z इज इक्वल टू 0 की जो लाइन है, अगर मैं ये ग्रीन से इंडिकेट कर दूं, तो z इज इक्वल टू 0 की जो लाइन है वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे आप एग्जैक्ट 0.5 पे लाई कर रहे होते हैं इन द सिग्मा z डोमेन। ठीक है, लेकिन where is your sigmoid in this diagram? वो नज़र कहाँ आ रहा है हमें? और ये वो चीज़ है जिस पे मैं थोड़ी सी 3D आगे ग्राफिक्स से भी आपकी मदद करूंगा विजुअलाइजेशन में, लेकिन थोड़ा सा ज़रा बेशक वीडियो को पॉज करें, आप सोचें कि आप इस डिसीजन बाउंड्री को ऊपर से देख रहे हैं, एंड यू सी कि ओज एक तरफ हैं जो कि आपकी y इज इक्वल टू 0 पर कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी इस साइड पे कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, और एक्सेस इस साइड पर हैं जो यहाँ कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये ओज और एक्सेस हैं कहाँ असल में, और वो सिग्मा है कहाँ यहाँ पर, सिग्मॉइड है कहाँ यहाँ पर? ज़रा पॉज करके सोचें। आई होप कि आपने पॉज किया, और मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से यूजिंग सम विजुअलाइजेशंस। देखिए, आपका सिग्मॉइड इस तरह से यहाँ पड़ा हुआ है कि आप इसको ऊपर से देख रहे हैं। सो फर्ज करें कि ये सिग्मॉइड की सरफेस है जो कि कॉरस्पॉन्ड कर रही है आपकी y इज इक्वल टू 0 की एग्जाम्पल्स को, एंड ये सिग्मॉइड की सरफेस है, so ये बिल्कुल ही छुपा देगा इसको। let me use a different one, let me use a I don't know, a green here। ये मेरे सिग्मॉइड की सरफेस है जो इस साइड के ऊपर है, और मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं। और अब फर्ज कीजिए जैसे वाटरफॉल होती है ना, उस तरह की विजुअलाइजेशन अपने जहन में लाएं। ये ऊंची जगह है ग्रीन, और ग्रीन से आप जो हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहां से यू गोइंग हियर, मैं ऊपर से देख रहा हूं इस चीज को, राइट? सो बेसिकली अगर मैं यहां पर येलो से बीच की जगह फिल कर दूं, लेट मी जस्ट फिल दिस विद दिस येलो, I'm messing the colors up, I apologize, but I think it will allow me to fix most of that. So this is where the sigma is going down from your greens down to your blues. So अब ज़रा मेरे साथ साथ अपने जहन में इस विजुअलाइजेशन को बनाएं, और हम आगे जाकर बेफिक्र हैं, अगर कच्चा भी समझ आता है ना तो आगे जाकर ये और पक्का हो जाएगा। बट ग्रीन वाली चीज़ आपके करीब है, ग्रीन वाली सरफेस आपके करीब है जहां y is equal to 1 आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। So there is an axis which is coming out of here towards you,
so there is an axis which is coming out which is towards you. तो अब इसको 3D बना दें और उस 3D में ग्रीन वाली चीज़ आपके पास है जिसके ऊपर ये सारे एक्स पड़े हुए और ब्लू वाली चीज़ आपसे दूर है जिस पर ये सारे ओज पड़े हुए एंड देन ग्रीन और ब्लू के बीच में वो सरफेस जो है वो कर्व होती हुई नीचे जा रही है. सो द सिग्मा अगर हम इसे साइड से देखें तो आपको सिग्मॉइड नजर आ जाएगा और जितने पॉइंट्स ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, लेट्स से ये पॉइंट जो बाउंड्री के करीब है, ये पॉइंट जो बाउंड्री के करीब है, ये हमारी डिसीजन बाउंड्री जो है ना, अगर मैं इसको साइड से बनाऊं इस सिग्मॉइड को तो आपके एक्सेस यहाँ पड़े हुए हैं और आपके ओज यहाँ पड़े हुए हैं और कुछ ओज यहाँ ऊपर भी हैं और कुछ एक्सेस जो एक्स तो खैर कोई भी करीब नहीं है डिसीजन बाउंड्री के, इसलिए एक्सेस सारे ऊपर हैं. ये दो ओज जो हैं अगर मैं इनको फिल कर दूं तो ये यहाँ कहीं पड़े हुए और मेरी जो डिसीजन बाउंड्री है वो इस जगह के ऊपर है. ठीक है, अब मैं इसी चीज को ऊपर से देख रहा हूँ इसलिए मुझे ये इस डायग्राम के अंदर इस तरह नजर आ रही है जिस तरह नजर आ रही है. ठीक है, सो आई होप के सो दिस वाज जस्ट ये ज़हन में रखिएगा. मेरा जो मैं अंदाज है करने का चीज़ों को वो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इटरेटिवली बिल्ड करूँ. सो आई हैव गिवन यू द फर्स्ट विजुअलाइजेशन. आई एम होपिंग कि विद 30% ऑफ यू हैव नाउ स्टार्टेड मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग हियर. फॉर द रिमेनिंग 70% अगली 2-3-4 स्लाइड्स के ऊपर होपफुली यू विल ऑल बी विद मी और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू ऑल ऑफ यू वुड बी एबल टू विजुअलाइज दिस. अगर थोड़ा कच्चा है ना कुछ तो पॉज करके अपने आप को समझाने की कोशिश करें, नहीं तो जस्ट मूव विद मी टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड होपफुली थिंग्स विल बिकम clearer. अच्छा जनाब, एक बात हम ये ज़रूर कर लें कि डिसीजन बाउंड्रीज हमारी हमेशा जो है ना वो लीनियर नहीं होती. अब हम ज़रा थोड़ा सा अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मौजू से उस तरह से हट रहे हैं. हम यहाँ पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन को भी बीच में अब शामिल कर रहे हैं और इसके अंदर भी ऑब्वियसली वी कैन यूज़ अ सिग्मॉइड फंक्शन, बट हम यहाँ नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज को रियली क्विकली देख रहे हैं. अगर आपका डेटा इस किस्म का है तो कोई भी सीधी लाइन आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल्स को अलग नहीं कर सकती. सो वॉट वी कैन डू हियर इफ वी फिट दिस पॉलिनोमियल हियर and you see the x1 square and x2 square terms here, अगर हम इसको सॉल्व करें with this weight vector theta is equal to -1 0 0 1 1, अगर इसके साथ इसको सॉल्व करें तो this is going to become -1 plus x1 square plus x2 square, or you will predict y is equal to 1 if this whole thing is greater than or equal to 0 and y is equal to 0 if this whole thing is less than 0. अगर हम इसमें -1 को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये चीज़ बन जाती है which is the equation of a circle, right? So आपकी जो डिसीजन बाउंड्री बनती है वो ये बनती है जिसमें आप अंदर की चीज़ों को y is equal to 1 और बाहर की चीज़ों को y is equal to अंदर की चीज़ों को y is equal to 0 और बाहर की चीज़ों को y is equal to 1 प्रेडिक्ट कर रहे हैं. बस ये बात ज़रूर जहन में रहे आप लोगों के बहुत क्लियरली कि ये अभी हम यहाँ लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ हमने मौजू से हटकर थोड़ी सी बात की है. न्यूरल नेट्स पे जाएंगे तो इस किस्म की बाउंड्रीज बनना कोई भी हमारे लिए मसला नहीं होगा. यहाँ पर भी पॉलिनोमियल की डोमेन के अंदर अगर हम जाएंगे तो ऐसी डिसीजन बाउंड्रीज बन सकती हैं और इनको भी हम स्क्विश कर सकते हैं यूजिंग अ सिग्मॉइड फंक्शन. ठीक है जी. अच्छा, और इसी तरह से आपकी डिसीजन बाउंड्रीज बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं. ये तो आप खैर केएनएन में देखा है, आप कह रहे होंगे ये कौन सी बड़ी बात है, आपने इससे बड़ी चीज़ें देखी हुई. बट एनी हाउ जस्ट टू रिविजिट दैट कि यू कैन हैव मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज बिटवीन योर नेगेटिव एंड पॉजिटिव एग्जाम्पल्स. और आपके सामने अब वो डिस्कशन भी सारी आ चुकी है बायस वेरिएंस की कि ये बहुत ज़्यादा जब कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी डिसीजन बाउंड्रीज तो प्रॉब्ली यूर ओवरफिटिंग टू द डेटा. तो वो मसला अपनी जगह मौजूद है जिसके लिए नाउ यू ऑल्सो नो कि रेगुलराइजेशन हो सकती है और उसके लिए फीचर्स कम किए जा सकते हैं और कॉन्फिडेंस ऑन द फीचर्स कम किया जा सकता है. एटलीस्ट 2-3 तरीके तो अब आपको आ गए हैं इस काम के. अब हम चलते हैं एक्चुअल विजुअलाइजेशंस के ऊपर. फर्ज कीजिए, और बाय द वे अब इस सब कुछ के लिए नीचे मैंने ये आपको लिंक दे दिया है जहां से सब कुछ आ रहा है. फर्ज कीजिए कि ये मेरे दो फीचर्स हैं. लेट्स से मेरा ये x1 का फीचर है और ये मेरा x2 का फीचर है और मैंने प्लॉट किए हुए ये पॉइंट्स. सो द ब्लू पॉइंट्स indicate one class, let's say y is equal to 0, and the red the triangles, the yellow triangles indicate the other class. ठीक है, अगर मैं इनके बीच में डिसीजन बाउंड्री बनाऊं, अगर मैं इनके बीच में पहले एक सिग्मॉइड फिट करूं तो अब जरा वो जो विजुअलाइजेशन में आपको स्ट्रगल कर रहा था पिछली स्लाइड पे समझाने की, यहां पर शायद मैं आपको बेहतर समझा सकता हूं. तो नाउ यू सी योर x2 हियर, आई गेस के नहीं x1 वहां पर होगा, सो x2 यहां होगा. The way I have made the above diagram, the x1 would probably be here. So x1, x2, although it doesn't matter. But the thing is कि आपने एक sigmoid fit कर दिया इनके बीच में, ठीक है, और ये सारी येलो चीज़ें आप ले गए y is equal to 1 पे और सारी की सारी ये ब्लू चीज़ें आप ले गए इस सरफेस के निचले हिस्से पे where y is equal to 0. So where is the decision boundary? It's in somewhere in the middle of this waterfall. It's here. इस चीज़ को जब आप ऊपर से देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि इस डायग्राम के अंदर इसको आप ऊपर से बना दे तो आप ये देखें ये अलाइन हुआ हुआ है ना येलो और ब्लू के साथ, तो आई थिंक आई कैन मेक इट हियर.
it is something close to this. This is the decision boundary अगर हम ऊपर से इस ग्राफ में देख रहे हैं. Now pause the video, stare at the screen and think long and hard कि आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम ऊपर से डिसीजन बाउंड्रीज देख रहे होते हैं तो उस सब कुछ में सिग्मॉइड कहाँ पर होता है, और आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि द थिंग्स which are closer to the decision boundary are in the area जहाँ पर चीज़ें लीनियर होती हैं. ये वो जगह है जहाँ पर चीज़ें लीनियर होती हैं. और उसके बाद सो बेसिकली ये वाला हिस्सा बनाया है जो आपका ये वाला हिस्सा है जहाँ पे बेसिकली आप लीनियर हिस्से के अंदर हैं, और मैं ये दूसरी साइड का भी बना देता हूँ. दिस इज द लीनियर पार्ट. और इसके बाद दोनों साइड्स पे हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं. इससे आगे हम इधर भी बहुत y = 1 की तरफ भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और y = 0 पर भी. तो अब आप इन दोनों फिगर्स को देखकर अपने आप को पूरी तरह से कन्विंस कर लें. मैं सारे के सारे कलर सेम कर दूं ताकि आपको कोई शुबा ना हो. And trust me, when I'm spending so much time on this, there is a reason. I want you to internalize all of this. So now I hope that you can see these two figures and make sense कि क्या हो रहा है. अब मैं आपको बस थोड़ी सी शक्लें इसकी और दिखा देता हूँ जिससे आपके जहन में इसकी विजुअलाइजेशन और क्लियर हो जाएगी. So now किसी के जहन में अगर अभी भी कोई confusion थी तो just see this, how this is moving and how you can see the sigmoid fitted between your examples. And this is basically how you can manipulate your sigmoid. जब आप decision boundary को fit कर रहे होंगे ना तो we'll see कि हम किस तरह से इस line को fit कर सकते हैं इन examples के बीच में आगे पीछे move करके. So we can have like these infinite lines or infinite decision boundaries. So infinite sigmoids जो इसके बीच में आपको fitness दे सकते हैं. And then finally उस fitness के होने की एक example आपको इस diagram में नजर आ रही है जहाँ पर we can actually move these individual parts. यहाँ पर सिर्फ वो 3D वाली चीज़ move होती हुई नजर नहीं आ रही, but we can move these two dimensions x1 and x2 because essentially this surface is being created by these two sigmoids, one in the x1 direction and the other in the x2 direction. So essentially you're doing a squishification in all axes, x1 के axis पर भी और x2 के axis पर भी आप दोनों में squish कर रहे हैं, दोनों में एक sigmoid fit कर रहे हैं. That's what's giving you the surface जो कि नज़र हमें आ रही है इस final diagram के अंदर. So I hope with this things are now much more clear to you. अभी मैं थोड़ी सी और visualizations आपको दिखाऊंगा ताकि बिल्कुल I really want to hammer this into your visualization, into your imagination कि आपको इसके बाद जब भी इस किस्म की diagrams नज़र आएं तो आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ हो क्या रहा है. Look at this. So we see at the top we see the features x1 and there's an x2 here. So we see your x1 and x2, or we see the y is equal to 1 case and y is equal to 0 case. किसी को भी आप 1 और 0 मान लें. And then when you fit a sigmoid onto this, it looks like this. और by the way यहाँ से आ रहा है. When you fit a sigmoid onto this, it looks like this. और अगर हम इसको ऊपर से देखें तो so basically these points, these y is equal to, मैं इसको 1 कह देता हूँ, y is equal to 1 points are closer to you and these y is equal to 0 points are farther away from you. आप ऊपर से देख रहे हैं ना. So it's the actual diagram is somewhat like this. और आप जब यहाँ से ऊपर से इसको देख रहे हैं तो आपको जो y is equal to 1 के points हैं, y is equal to 1 के points यहाँ नजर आ रहे हैं और y is equal to 0 के points यहाँ नजर आ रहे हैं. And the points which are closer to the decision boundary वो यहाँ कहीं plot हुए हैं. ठीक है? I hope this is becoming now super crystal in your heads. Once more. So आपके पास ये ऊपर जो डायग्राम नजर आ रही है इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं. आपने इस सब कुछ को पकड़ के यहाँ पे अभी ना इस डायग्राम के अंदर हमने अभी रेड और ब्लू को मूव नहीं किया है. सो जब ये रेड और ब्लू मूव होंगे तो लेट्स से ये रेड यहाँ नीचे चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे और ये ब्लू यहाँ ऊपर चले जाएंगे. अभी ये प्लेन में नजर आ रहे हैं जैसे कि यहाँ पर प्लेन में नजर आ रहे हैं ना. आई वांटेड यू टू सी दैट एंड यू कैन एक्चुअली सी द ब्लू डिसीजन बाउंड्री. You can actually see the blue decision boundary in between the negative and positive classes कि किस तरह से वो इस waterfall के center में से गुजर रही. So now with this I hope कि अब आपके जहन में इतनी तस्वीर क्लियर हो गई है कि now you can see these diagrams and you can actually visualize where the sigmoid is in those diagrams and how that gradation between the positive and the negative class can impact how you classify between the two classes, and you can also see कि कहाँ पर आप कितने confident हैं अपने decisions के बारे में. So this video was just about giving you the idea for the decision boundaries and also explaining to you how these visualizations should be interpreted by you when you look at them.
आई अपोलोजाइज कि इसमें एक और डायग्राम थी जो मैं मेरे जहन में नहीं था कि इसके बाद है. सो हियर इज अनदर विजुअलाइजेशन फ्रॉम दीज प्लेसेस. और यहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं, अच्छा यहाँ फ़र्क आप एक देख रहे हैं, हम कुछ इस किस्म के क्लासीफायर भी पढ़ेंगे जिनकी डिसीजन बाउंड्री बहुत हार्ड होती है. सो लाइक everything on this side, let's say y is equal to 0 and everything on this side y is equal to 1, इनके बीच में बस सीधा सीधा एक इस तरह का जो फंक्शन है ना, एक इस तरह का फंक्शन फिट हुआ हुआ है. सो इट्स नॉट a smooth function, it's a very hard boundary. ये भी हम जाकर देखेंगे जब हम perceptron पढ़ रहे होंगे. So we'll see these hard boundaries. But here in this one you see the soft boundaries of the sigmoid. तो ये भी आपके जहन में रहे कि हम ये दोनों तरह के डिज़ाइन कर सकते हैं. जैसे this is y is equal to, मैंने यहाँ सॉरी दोनों जगह 1 लिख दिया, this is 0. So हम इन दोनों तरह के नॉन लीनियर फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ऑल्दो कि उनमें से फिर एक डिफरेंशिएट नहीं हो सकेगा, दूसरा डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन हम ये दोनों तरह के फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं फॉर मैपिंग आर लीनियर लाइंस, आर लीनियर फंक्शंस ऑन टू अ नॉन लीनियर डोमेन. सो ये डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस की केस में डिफरेंट आउटपुट्स आती हैं. दीज आर बाय द वे जस्ट टू, देयर आर सो मेनी अदर्स. सो दिस इज कॉल्ड द हेविसाइड एक्टिवेशन फंक्शन. And this is known as obviously your sigmoid activation function, and there are so many others. There is the ReLU, and there's a leaky ReLU, and there's a tanh, and so on and so forth. The tanh, by the way, is very similar to your sigmoid. It just has different output ranges के बजाय 0 से 1 के बीच में जाने के, वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड के बीच में जाता है. जब हम उसके ऊपर आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे. And you can see here from this final visualization, whatever I could find on the internet, short of designing one myself, so whatever I could find, I just placed in these slides ताकि आपकी visualization एक दफ़ा पक्की बन जाए. ये हो जाएगा तो आइंदा से इंशाल्लाह आपको जब भी ये diagrams नज़र आएंगी, you'll be very clear about them.